YouTube पे घंटों बिताने के बाद भी मुझे एक भी ऐसी वीडियो नहीं मिली जिसने द प्लेटफॉर्म मूवी को अच्छे से ब्रेक डाउन किया हो और इसके कॉम्प्लेक्स एंडिंग को एक्सप्लेन करा हो। और हिंदी यूट्यूब चैनल से तो उम्मीद भी कम थी, एक दो को छोड़कर, क्योंकि बाकी सारे तो रिकैप चैनल ही है। इसीलिए मैंने अपने एक्सपीरियंस का यूज करा और द प्लेटफॉर्म मूवी को अच्छे से समझा। मूवी में बहुत से अनआंसर्ड क्वेश्चन है कि ये मूवी क्या ऐसा मैसेज है जो डिलीवर करना चाहती है, इसके एंडिंग में क्या हुआ, गोरेंग ने पेनाकोटा की बजाय उस लड़की को क्यों ऊपर भेज दिया, और क्या वो लड़की सच में रियल भी थी या फिर मूवी कुछ और ही मैसेज देना चाहती है। बट बिफोर वी डाइव इनटू ऑल ऑफ दिस, वी नीड टू thoroughly understand the movie, The Platform. 2019 में रिलीज हुई मूवी द प्लेटफॉर्म को डायरेक्ट किया था गेल्डर गैस्टोलो उरूसा ने। ये स्पेनिश हॉरर साई-फाई थ्रिलर मूवी है जिसे डेविड डिसोला और पेड्रो रिवेरो ने लिखा था। इस मूवी में जितने भी एक्टर और एक्ट्रेसेस थे उन्होंने अपना 10 आउट ऑफ 10 दिया, जिसकी वजह से ये मूवी एक सक्सेसफुल हिट बन गई। लेकिन सिर्फ एक्टिंग ही वो की एलिमेंट नहीं था जिसकी वजह से ये मूवी इतनी बड़ी बन पाई। इसका मेन की एलिमेंट था इसका यूनिक कंसेप्ट। इन द सेम ईयर इस मूवी को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर किया गया, जहां इसने पीपल्स चॉइस अवार्ड फॉर मिडनाइट मैडनेस जीता। उसके बाद मूवी मेकर्स ने एक डील साइन करी, वो भी नेटफ्लिक्स के साथ, और इसके राइट्स उन्हें बेच दिए। और फिर ये मूवी 20 मार्च 2020 को नेटफ्लिक्स पे वर्ल्ड वाइड स्ट्रीम होने लगी और बहुत ही कम टाइम में ही ये नेटफ्लिक्स पे हिट भी हो गई थैंक्स टू कोविड। ओवरऑल फिल्म क्रिटिक्स ने भी इस मूवी को पॉजिटिव रिव्यू दिए, लेकिन क्या राज है इसके हिट होने का और पॉजिटिव रिव्यू मिलने का? क्योंकि भाई किसी के मुंह पे तो 10 स्टार्स नहीं मिले होंगे। द प्लेटफॉर्म एक डिस्टोपियन और एक थॉट प्रोवोकिंग मूवी है जिसमें एक वर्टिकल प्रिजन दिखाया गया है। हर फ्लोर पे 2 लोग होते हैं और एक प्लेटफॉर्म है जो टॉप से बॉटम तक फूड सप्लाई करता है। टॉप फ्लोर्स वाले लोग पहले खाते हैं और नीचे वाले फ्लोर्स तक पहुंचते पहुंचते फूड कम या खत्म हो जाता है। अगर कोई प्लेटफॉर्म से फूड अपने सेल में रख ले तो सेल का टेम्परेचर एक्सट्रीम हॉट हो जाएगा या एक्सट्रीम कोल्ड। मूवी का मेन कैरेक्टर गोरेंग इस प्रिजन में अपनी मर्जी से आता है क्योंकि उसे सिगरेट की लत होती है और वो उसे छोड़ना चाहता है, और साथ में उस होल से निकलते ही उसे डिप्लोमा की डिग्री भी मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए उसे उस सेल में 6 महीने बिताने पड़ेंगे। 4 साल घिसने से बेटर तो। हर महीने फ्लोर्स सफल होते हैं और साथ में इस सेल में आने से पहले सबको एक चॉइस मिलती है कि वो कुछ भी अपने साथ इस सेल में लेकर आ सकते हैं। तो गोरेंग एक बुक लाता है और गोरेंग के साथ जो उसका सेलमेट होता है त्रिमगासी, वो एक नाइफ लाता है। लेकिन अनलाइक गोरेंग, त्रिमगासी अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आता, वो यहाँ अपनी सजा काट रहा होता है। लेकिन अगर तुमने मूवी देखी है, जो कि तुमने देखी होगी, तो तुम्हें मालूम होगा कि एंड में मूवी बहुत से क्वेश्चनों का आंसर करती ही नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि मेकर्स ने मूवी की ओपन एंडिंग रखी ताकि ऑडियंस अपनी खुद की लाइंस ड्रॉ कर सके। और इन्हीं अनआंसर्ड क्वेश्चन के चलते बहुत से व्यूअर्स यूट्यूब और दूसरे प्लेटफॉर्म पे इसके आंसर ढूंढने लगते हैं। उनमें से एक मैं भी हूँ। मैंने खुद से इस मूवी को समझा और जितने भी डाउट्स थे उन्हें क्लियर करने का ट्राई किया, और इस प्रोसेस में मुझे ये मूवी 5 बार देखनी पड़ी। मूवी मेकर्स ने ऑफिशियली कुछ भी आंसर नहीं करा है, तो बस फैन थ्योरीज ही एक लास्ट होप है। और खास तुम्हारे लिए मैंने सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे कन्विंसिंग टॉप 4 फैन थ्योरीज को ही इसमें ऐड किया है। जैसे कि हमारी फर्स्ट फैन थ्योरी ये, जो कि एक YouTube वीडियो के कमेंट में मिला। थ्योरी कुछ ऐसी है कि मिहारू अपनी बेटी खोजने के लिए नीचे नहीं जाती है, उसे पहले से ही मालूम होता है कि उसकी बेटी किधर है, इसलिए वो नीचे जाती है। यहाँ तक तो कन्विंसिंग भी लग रही थी, अब देखना है क्या बकता है। उसके बाद ये लिखते हैं कि जो फ्लोर की प्लेसमेंट होती है जो हर महीने सफल होती है वो रैंडमली नहीं होती है। जैसे कि तुमने देखा त्रिमगासी 132 फ्लोर से 46 फ्लोर पे आ जाता है आफ्टर ईटिंग ह्यूमन फ्लैश, और गोरेंग भी 202 फ्लोर से 6 फ्लोर पे आ जाता है जब वो इमोगुरी का फ्लैश खाता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो लड़की बिल्कुल ही हार्मलेस थी और उसने कोई भी क्राइम कमिट नहीं किया था, यानी किसी की भी जान नहीं ली थी, इसलिए वो नीचे ही अटकी रह गई। और उसकी मॉम हर महीने नीचे आती है और उसके सेलमेट को मार देती है उसको सेफ रखने के लिए। तो ये थ्योरी अच्छी तो है, पर इसमें एक दो फ्लॉज हैं। जैसे कि इसमें इसने बताया कि गोरेंग ने इमोगुरी का फ्लैश खाया तो वो 202 से सीधा 6 पे चला गया। नोट करना कि उसने सिर्फ खाया था, उसे मारा नहीं था। तो जैसा कि हमने मूवी में देखा कि जब गोरेंग और भारत दोनों राशन इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो एक सर्टेन फ्लोर्स तक आने के बाद उनका राशन भी कम पड़ जाता है, जबकि वो स्टार्टिंग के 50 फ्लोर्स पे तो खाना देते भी नहीं है। तो जैसा हमने देखा कि वो लड़की सबसे लास्ट फ्लोर पे है, तो मिहारू को अपनी बेटी से मिलना, वो भी हर महीने, वो भी सेफली जिंदा,
चलो इस चीज को छोड़ो, चलो मान लिया कि मिहारू अपनी बेटी से मिल लेती है और अपनी बेटी के सेलमेट को मार भी देती है, तो वो बाकी के बचे हुए दिन जिंदा कैसे रह सकते हैं? क्योंकि खाना तो आते आते खत्म हो जाता है। तो एंड में सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि मिहारू ने जिसे मारा, जो कि उसकी बेटी का सेलमेट था, अब उसे ही खाया जाए, क्योंकि और कोई ऑप्शन है ही नहीं उस फ्लोर पे 1 महीने तक जिंदा रहने का। तो टेक्निकली देखा जाए तो मिहारू की बेटी ने भी ह्यूमन फ्लैश खा ही लिया, तो उसके फ्लोर्स क्यों नहीं बढ़े? क्योंकि इस थ्योरी के हिसाब से गोरेंग ने इमोगुरी का फ्लैश खाया और उसके फ्लोर्स बढ़ गए। दोनों ही केस में किसी ने भी किसी की जान नहीं ली, बस फ्री फंड का खाना मिल गया। और लास्टली कि वो बच्ची इधर आई कैसे? क्योंकि No entran menores de 16 años en el hoyo. और वो लड़की 16 साल की तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। तो मेरे पास एक और फैन थ्योरी है जो लास्ट के कुछ क्वेश्चनों का आंसर दे सकेगी। ये भी मुझे एक YouTube वीडियो के कमेंट में ही मिला था। और थ्योरी कुछ ऐसी है कि जो वो छोटी लड़की थी वो वहाँ के वर्कर्स को मिली होगी, लेकिन वो अंडर 16 थी, इसलिए उधर के वर्कर्स ने उसे सबसे लोएस्ट लेवल पे छोड़ दिया मरने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी को भी मालूम पड़े कि उन्होंने रूल तोड़ दिया है। उन्हें लगा कि वो मर जाएगी, लेकिन उसकी मॉम यानी मिहारू रोज खाना लेकर नीचे जाती है और उसे जिंदा रखती है। वो छोटी लड़की एक तरह का सिंबल है, क्योंकि उन वर्कर्स को लगा कि ये लड़की मर चुकी है, लेकिन जब वो लड़की वापस ऊपर जाती है तो उन वर्कर्स को रियलाइज होता है कि ये अभी तक जिंदा है, और उन्हें रियलाइज होता है कि अभी भी नीचे अच्छे लोग रह रहे हैं, क्योंकि इतने लोएस्ट प्लेटफॉर्म पे रहने के बाद भी सब लोग उसकी हेल्प कर रहे थे उसे जिंदा रहने में। ये थियरी भी कन्विंसिंग है, पर मूवी में कोई बस एक बार नीचे जा सकता है, ऊपर नहीं। और अगर उसकी मॉम खाना लेकर एक बार नीचे गई तो फिर फ्लोर सफल होने तक का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी के बचे हुए दिन उन्हें भूखा बिताना पड़ेगा। लेकिन अगली फैन थियरी अभी के दोनों थियरीज को पूरी तरह से गलत साबित करने वाली है। द थियरी इज, जो छोटी लड़की होती है वो एक इल्यूजन होती है। जो मेन कैरेक्टर होता है गोरेंग, उसे लगता है कि मिहारू का कोई बच्चा है, और गोरेंग के सामने मिहारू की डेथ भी हो जाती है, जिससे वो थोड़ा कनेक्ट था। जब गोरेंग और भारत दोनों ही पिट के गहराई में जा रहे होते हैं, तब दोनों को ये हेलुसिनेशन होने शुरू हो जाते हैं, और फिर फ्लोर 333 पे उन्हें उस लड़की का इल्यूजन दिखता है। दोनों ही पागल हो रहे थे और बार बार रिपीट कर रहे थे पैनाकोटा ही मैसेज है, और इसे खाया नहीं जाना चाहिए, और इसे प्लेटफॉर्म पे नहीं फेंकना है। जब ये प्लेटफॉर्म पे चढ़ना भूल जाते हैं और पैनाकोटा उसी फ्लोर पे रह जाता है, और फिर तुम देखते हो कि उस लड़की ने पैनाकोटा खा लिया, लेकिन वो एक इल्यूजन होता है, क्योंकि इससे उन्हें पैनाकोटा खाने से बचने में मदद मिली। और फिर ये आगे लिखता है कि बिना टेम्परेचर बढ़े या घटे उन्होंने पैनाकोटा को फ्लोर 333 पे रख कैसे लिया, हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? और फिर नोर्दिन 3 खुद ही क्वेश्चन करके खुद ही आंसर करता है। वो आगे लिखता है कि इस प्रिजन में आने से पहले सबसे सबका फेवरेट फूड पूछा जाता है, और जिसका भी जो भी फेवरेट फूड है वो उसे अपने प्रिजन में रख सकता है, बिना राख या आइसक्रीम बने। फिर वो आगे बताता है कि जिस इंसान को फ्लोर 333 पे होना चाहिए था वो कब का मर चुका है सबके लालच की वजह से, लेकिन जो पैनाकोटा था वो उस पर्सन का फेवरेट डिश था, इसलिए उस रूम का टेम्परेचर चेंज नहीं होता। और फिर नोर्दिन 3 एक और शॉकिंग थ्योरी सामने रखता है। वो बताता है कि जो लड़की थी यानी पैनाकोटा, उसको ऊपर भेज तो देते हैं वो लोग, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लेवल 3 के लोग उस मैसेज को समझ नहीं पाते हैं। उन्हें लगता है कि सिर्फ एक बाल के कारण पैनाकोटा को किसी ने भी खाया नहीं और उसे ऊपर भेज दिया। और जो ये सेफ कुकर रिएक्शन होता है ये हमें पहले ही दिखा दिया जाता है। यदि सब वही खाएं जो उन्होंने अपने फेवरेट मील में चुना है, तब हर एक पर्सन के पास कुछ ना कुछ खाने के लिए जरूर होगा। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के कारण सभी लालची हो जाते हैं और ज्यादा चाहते हैं। बहुत से लोग तो दूसरों के बारे में सोचते भी नहीं है, और अमीर लोग ये नहीं समझते कि गरीबों के लिए रोज स्ट्रगल करना कैसा होता है। जितने भी साइन और मैसेज थे उन्हें इग्नोर किया जा रहा है, क्योंकि यही तो लाइफ है। हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं, राइट? बदलाव की शुरुआत हर कोई खुद से करता है। एक बार हर कोई दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर दे तो चेंज अपने आप आ जाएगा। एक अकेला इंसान ये नहीं कर सकता। लगता है नूरदीन भाई खुद ही निकल पड़े हैं चेंज लाने के लिए, और 2000 लोगों ने तो एप्लीकेशन भी भर दिया है और 43 लोग तो शामिल भी हो चुके हैं। तो तुम किस चीज का वेट कर रहे हो? तुम भी नीचे लाइक का बटन दबाओ। नाउ नूरदीन 3 की फैन थ्योरी और मोटिवेशनल स्पीच के बाद अब हम अपनी फाइनल थ्योरी पे आएंगे, जो कि हमें बताएगी कि नूरदीन 3 की भी थ्योरी में लूप होल है। और ये रही हमारी 4th थ्योरी, जो कि मुझे रेडिट पे मिली थी, जिसे पोस्ट किया था इंटेलिजेंट_8। इसने लिखा है कि अगर हर कोई उतना ही खाएगा जितना उन्हें नीड है, तब भी नीचे तक आते आते फूड खत्म हो जाएगा। और फिर ये नीचे एक्सप्लेन भी करता है अपने इस पॉइंट को। जो लेडी होती है इमोग्यूरी, वो गोरेंग को बताती है कि सब कुछ यूनिटी से हो सकता है, और अगर लोग उतना ही खाएंगे जितना उनको जरूरत है तो दूसरों के लिए भी खाना बच जाएगा। और ये सब सिर्फ उसका एजम्पशन होता है, फैक्ट नहीं। और ये हमें आगे पता भी चलता है कि जितना उसने कहा था उससे ज्यादा फ्लोर्स हैं। इसका मतलब कि उसे कुछ भी नहीं मालूम था। बाद में जब गोरेंग और भारत दोनों फोर्सफुली राशन को
बांट रहे होते हैं तब भी एक सर्टेन फ्लोर्स तक आने के बाद वो राशन कम होने लगता है और एक टाइम पे आने के बाद पूरा राशन ही खत्म हो जाता है, जबकि वो स्टार्टिंग के 50 फ्लोर्स पे तो खाना देते ही नहीं है। एक्चुअली वहाँ पर पूरे फ्लोर के लिए फूड है ही नहीं, जो सिस्टम है वो फेल होने के लिए ही बना है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जब सिस्टम ही फ्लॉ हो तो किसी एक इंडिविजुअल का एक्शन या यूनिटी काफी नहीं होगी जस्टिस लाने के लिए। तो ये थे हमारे 4 बेस्ट फैन थियरीज, लेकिन अभी भी इस मूवी के कुछ चीजों पे डिस्कस करना बाकी है। जैसे कि क्या तुम्हें पता है कि ये पूरी मूवी ही रिलीजियस पैटर्न पे चलती है। पूरी मूवी में रिलीजियस सिंबल्स हैं, जैसे टोटल 333 फ्लोर्स हैं, जो कि एंजल का नंबर होता है और सभी फ्लोर पे 2 पर्सन होते हैं। और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल आता है 666, जो कि सैटर्न का सिंबल होता है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो सब एक हेल में हैं और अपनी सजा काट रहे हैं। और क्या तुम्हें पता है कि मूवी में कई बार गोरेंग को मसीहा बोलकर पॉइंट किया गया है और दिखता भी जीसस की तरह है, और लास्ट में एक ब्लैक को ऑलमोस्ट मरने से भी बचाता है। शायद ऐसा ही कुछ जीसस ने भी करा था। गोरेंग चाहता तो वो उस प्रिजन में से निकल जाता, लेकिन वो अपने आप को सेक्रीफाइस करना ज्यादा जरूरी समझता है। क्यों? क्योंकि वो मसीहा है। भले ही उसने किसी का कत्ल किया हो या डेड बॉडी खाई हो, लेकिन एंड में जो उसने किया वो प्रॉपर मसीहा वाला ही काम था, और जो उस भारत ने भी किया। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, जब गोरेंग ने भारत को कहा था कि अगर उनका प्लान फेल होता है तो वो उसी प्लेटफॉर्म पे चढ़कर सीधा ऊपर चले जाएंगे और बाहर निकल जाएंगे। अगर इतना ही आसान होता तो अब तक किसी ने ट्राई क्यों नहीं किया ये? अगर तुम्हारे पास इसका आंसर है तो जरूर नीचे बता देना। मूवी में बहुत से हिडन मैसेजेस हैं जो मूवी मेकर्स ने बहुत स्मार्टली इसमें डाले हैं, जैसे वर्टिकल प्रिजन एज सोसाइटी। ये वर्टिकल स्ट्रक्चर जो प्रिजन का है, ये हमारी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है। जो लोग टॉप फ्लोर्स पे हैं उनको ज्यादा रिसोर्सेस मिलते हैं, जो अपर क्लास के वेल्थ और प्रिविलेज को दिखाता है, और जो नीचे फ्लोर्स पे हैं उनको सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, जो पुअर और मार्जिनलाइज्ड लोगों को रिप्रेजेंट करता है। और ऐसे ही इस मूवी में बहुत ज्यादा हिडन मैसेजेस हैं। ऐसी एक सेम मूवी आई थी 4-5 साल पहले, जो थी पैरासाइट, जो कि सोसाइटी के इसी डिफरेंस पे बात करती है। ये तो थी इस मूवी की कहानी, जो कि सोसाइटी के अपर क्लास और लोअर क्लास के लोगों को दिखाती है कि कैसे अपर क्लास के लोग लोअर क्लास के लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। लेकिन क्या तुम्हें मालूम है, जो अथॉरिटी है अगर वो डायरेक्ट एक्सप्लॉइट करे लोअर क्लास के लोगों को तो वो किस हद तक जा सकती है? अगर जानना है तो ये साइड वाली वीडियो देखो।